तो हम सभी के आर वेरियस रिलीफ्स का क्या मतलब है कि कई तरीके के हैबिटेट हैं और कई तरीके का जो अलग अलग पैटर्न है, हैबिटेट है। जैसे कहीं डेजर्ट हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू हैं, कहीं पठार हैं। पठार का मतलब थोड़ी ऊंची जगह है। सो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेट्यूज, कहीं डेल्टा भी हैं कहीं कहीं पर। ठीक है। सो वेरियस काइंड्स ऑफ रिलीफ्स आर देयर। कहीं कहीं बहुत जैसे कश्मीर हो गया तो वैसा रीजन भी है, कोल्ड रीजन भी है। सो वेरियस रिलीफ्स आर देयर इन इंडिया। ओके, नाउ इंडिया हैज़ वेरियस, इट इज़ ए लार्ज लैंड मास, और इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जा सकता है, और इसमें बहुत सारे रिलीफ हैं। तो इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ प्लेट बाउंड्रीज, तो कई बार ऐसा होता है द मूवमेंट ऑफ प्लेट रिजल्टिंग इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल रॉक्स दैट इज फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो अगर आप सारे वर्ल्ड की जितनी भी जैसे ये आपको मालूम है कि वर्ल्ड में इस तरीके से ये अगर हम बना दें सारा, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बना लिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम बना लें तो इन सभी को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए देन इट फॉर्म्स ए पजल। ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो इंडिया सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट थी, सिंगल टेक्टोनिक प्लेट, उसके टूट जाने से 7 टेक्टोनिक प्लेट्स बन गई। अगर आज हम देखें तो इतना ही नहीं, ये जो ग्लोब का नीचे का भी पोर्शन है वो भी, और जो ऊपर का पोर्शन है वो भी अगर मिला दिया जाए, दैट इज़ अंटार्कटिक और आर्कटिक, और सबको एक साथ असेंबल कर दो, तो ये पज़ल की तरह एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये इसको इधर मिला दिया जाए, ऐसे मिल जाए, ये ऐसे मिल जाए, तो जैसे एक टेक्टोनिक प्लेट टूट के बिखर गए हैं। और अब अफ्रीका भी आपको मालूम है कि टूटने वाला है, 2 सब कॉन्टिनेंट में टूटने वाला है। तो इस तरीके से उनके बीच में एक क्रैक लाइन बन रही है, वो टेक्टोनिक प्लेट टूटने वाली है, तो फिर 2 फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। तो इस तरीके से प्लेट्स मूव करती रहती हैं जो अंदर में अर्थ हैं, कभी पास आती जाती हैं और कभी दूर आती जाती हैं। जो हमारी इंडिया है ये पहले यूरेशिया में, यहाँ पर कोई पार्ट नहीं था, यूरेशिया यहीं तक था। तो दूर से एक लैंड मास आई है गोंडवाना लैंड, और वो जाके इसको हिट कर गई। और हिट करने के बाद क्या हुआ कि जब एक प्लेट दूसरे को हिट करती है तो वो प्लेट जो होती है वो या तो ऊपर उठ जाती है, और ये दूसरी वाली प्लेट नीचे रह जाती है, तो ये ऊपर उठ गई और इससे हिमालयाज बन गया। तो जैसे आप ये देख लें कि ऐसी बाउंड्री हो जाती है। पहला वाला आप देख रहे हैं फिगर कि ऊपर चढ़ गई कि नहीं प्लेट, तो हिमालय का जन्म हो गया। सो इट इज़ द न्यूएस्ट माउंटेन। मतलब ये जो थी इंडिया पहले कहीं यहाँ हुआ करती थी। तो इंडिया जो भी इस तरीके से इंडिया का जो वो है, और वो इंडिया यहाँ पर इसके पास आके हिट कर गई, गोंडवाना लैंड। तो इस पर जब ये हिट कर गई तो गोंडवाना लैंड के हिट करने से इसी में से एक बहुत बड़ी यहाँ लैंड थी गोंडवाना लैंड, उसी में से अफ्रीका बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, कुछ और भी पार्ट्स बने, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन एक पार्ट उसमें से टूट के किसको हिट कर गया? क्या एक उसकी टेक्टोनिक प्लेट यूरेशिया को हिट कर गई? यूरोप और एशिया को पहले मिला के क्या कहा जा सकता था? क्या यूरेशिया? तो यूरेशिया में हिट कर गई, फिर हिमालय बन गया, जहाँ जहाँ ये हिट की हिमालय बन गया। अब जरा देखो, द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट रिजल्टिंग इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स लीडिंग टू फोल्डिंग, इसकी वजह से क्या फोल्डिंग आ जाती हैं जिससे माउंटेन बनता है। ठीक है। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि अगर ये टेक्टोनिक प्लेट कहीं कहीं पर क्या होंगी कि अलग अलग दूर हट जाएं, तो उससे क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएंगी, फैल रही हैं, तो बीच में खाई आ जाएगी, वैली।
वैली तो जानते हो ना, दूर हटने पे बीच में क्या होगा, ज़मीन में गड्ढा हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, वैली हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि प्लेट ऐसे ऐसे खिसकेंगी, तो उससे क्या होगा कि भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो जाती है, कि दोनों प्लेट ऊपर उड़ गई और बहुत वहाँ पर वीकर पोर्शन हो गया, क्रैक, और वहाँ पर से जो ज़मीन के अंदर का लावा है, दैट इज़ मोल्टन मैग्मा, वो वहीं को फोड़ के निकल पड़ता है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी। फॉल्टिंग का मतलब देख के बताता हूँ। नाउ दैट इज़ कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि फॉल्टिंग भी हो जाती है, कि फॉल्ट होने का मतलब है कि ए क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड विद रिस्पेक्ट टू अदर। ये जो चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू अदर, अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसको कहेंगे ये फॉल्टिंग है, दैट इज कॉल्ड, अभी लिखवा भी देंगे, इसको फॉल्ट कहते हैं। तो इफ़ समथिंग इज एज आउट, एक चीज़ आगे निकल आई तो उसको क्या कहेंगे, फॉल्टिंग। फॉल्ट हो जाता है कि नहीं, लैंड एक थी लेकिन एक खिसक आई तो उसको क्या कहेंगे बताइए, फोल्डिंग। और ये क्या है, ये लैंड की फोल्डिंग है, इसे क्या कहेंगे बताइए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, फोल्डिंग हो गई। और दैट इज ये तो खैर डाइवर्जेंट है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है कि डाइवर्जेंट, ये वैली, बोलिए। फॉल्ट का मतलब है जैसे दो, ये एक पूरा आपका एक घर है, ये अगर ये दो टेक्टोनिक प्लेट में एक आगे निकल गई, सो एजिंग आउट ऑफ वन पोर्शन इज कॉल्ड फॉल्ट। आप कहते हो फॉल्ट आ गई, यानी फॉल्ट आने का मतलब पहले सब एक साथ थे, अब एक चीज़ उसमें से हट गई, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, तो क्या इसे फॉल्ट नहीं कहेंगे। घर में भी कहते हैं कि पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट, तो एजिंग आउट ऑफ समथिंग, इफ समथिंग एजेस आउट, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड विद रिस्पेक्ट टू अदर। अर्थ के क्रस्ट में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल फॉल्ट। समझ में आ गई बात क्या, जियोलॉजिकल फॉल्ट। तो अच्छा, वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या हो जाएगा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी में कि एक ऐसे उठ गया और दूसरी भी ऐसे उठ गई, तो उससे क्या होगा कि ये जो बीच में है ये सही वेल्डिंग नहीं है, तो इसमें जो अंदर का मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, जो पिघला हुआ लावा है, इसको लावा कहते हैं मोल्टन मैग्मा को, वो इसमें से फोड़ के निकल जाएगा। तो अगर दो टेक्टोनिक प्लेट इस तरीके से आती हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये अगर आ गई तो इसको क्या कहेंगे, खैर ये तो ऐसे बन जाएगी, फिर इसी पे चढ़ जाएगी, मिट्टी भी इसमें जमा हो जाएगी थोड़ा टूट के, तो इसको कहेंगे माउंटेन बन गया, माउंटेन हो गया। तो इस तरीके से आ गई। तो ये जो चीज़ है कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, बल्ज्ड आउट। बल्ज का मतलब कोई चीज़ बल्ज आउट हो जाए, कहते हैं आपका पेट तो बल्ज आउट हो गया, बाहर निकल गया है, तो बल्ज आउट। और एक होता है कि बल्ज्ड इन, मतलब कि अगर एक टेक्टोनिक प्लेट है और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है तो वो दूर चली जाए, तो दूर जाने का मतलब क्या है कि जैसे चॉकलेट होती है डेयरी मिल्क की, तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट में बीच में गड्ढा सा होता है कि नहीं, इस तरीके से, तो वो अगर ये टेक्टोनिक प्लेट दूर चली गई तो अब ये बीच में बल्ज इन हो गई, ये दूर जा रही है, तो ये वैली बना देगी, क्या बनाएगी, तो बल्ज्ड इन। तो बल्ज इन को कहते हैं डाइवर्जेंट, सो डाइवर्जेंट बाउंड्री।
ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो जिन प्लेट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक plates. So they are getting displaced. There are total 7 tectonic plate at present now, which is going to be 8 in fewer years. अब जरा देखें कि यहाँ पर कि पहले यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट थी। पहले कौन सी थी जरा देखिए, ऊपर यूरेशिया है आपके पेज में, बुक में देखो। और ये अफ्रीका की प्लेट है, ये साउथ अमेरिका की प्लेट है, ये कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, ऐसे है। तो ऐसे नीचे की अंटार्कटिक की प्लेट है, ऊपर ग्रीनलैंड की एक प्लेट हो गई, ये ग्रीनलैंड की प्लेट हो जाएगी। अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया की है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसी से टूट करके एक लैंड यहाँ मिल गई। देखो यहाँ पर वेल्डिंग दिखाई जा रही, तो ये वेल्डिंग हो गई ऐसे। तो ये चीज़ पूरी की पूरी मिली है, ऐसा नहीं समझना कि अफ्रीका मिला है। अफ्रीका यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, एक पार्ट दूर हो गया, ये तीन एक साथ थे। तो ये सब टूटी है प्लेट, फिर एक इधर निकल गई, एक इधर जुड़ गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो इस तरीके से ये जो टेक्टोनिक प्लेट है इसके बारे में क्या लिखा गया है ये मैं बताता हूँ। द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। हमारा जो लैंड ओल्डेस्ट लैंड मास जिसको कि पेनिनसुला पार्ट कहते हैं, हम लोग एक पेनिनसुला हैं। व्हाट डज इट मीन बाय पेनिनसुला? जो तीन तरफ सागर से घिरा होता है, विच इज़ सराउंडेड बाय सी थ्री साइड्स, दैट इज़ नोन एज प्रायद्वीप। उसको क्या कहते हैं? भारत एक प्रायद्वीप है, अदरवाइज इंडियन पेनिनसुला। ये क्या चीज़ है कि पेनिनसुला है। सो ये बात कहा जा रहा है वी आर पेनिनसुला एंड ओल्डेस्ट पेनिनसुला, बहुत ओल्ड पार्ट है हम लोग। तो कैसे बने हैं? सो इंडिया इज मेड ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया इज पेनिनसुलर रीजन, ये कैसा है? पेनिनसुलर रीजन। व्हाट डज इट मीन बाय पेनिनसुलर रीजन? दैट इज सराउंडेड थ्री साइड्स। क्या इंडिया तीन साइड सागर से घिरा है? बोलो। हाँ, तो इस तरीके से इसे पेनिनसुला कहेंगे। इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो पहले इंडिया यूरेशिया में नहीं था और ये कहीं दूर था, अंटार्कटिका के पास था। सो इट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ऐसे इस तरीके से ये लैंड थी, गोंडवाना लैंड। अब जरा देखें कि ये गोंडवाना लैंड कैसे टूटी और ये कैसे मिली। नाउ गोंडवाना लैंड, नाउ लेट अस सी कि ये किस तरीके की चीज़ थी। पहले तो ये देख लो कि ये जितनी भी लैंड है अगर सबको मिला दिया जाए, क्या सिंगल टेक्टोनिक प्लेट बन जाएगी? सबको पास ले जाए, क्या ये पहचान रहे हो? ये क्या है? दैट इज साउथ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, एशिया, इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड। कि पहले दो तरीके की लैंड थी, एक ही सागर था जिसको टैथिस सागर कहते हैं। तो एक थी लॉरेशिया और दूसरी कौन सी लैंड थी? दैट इज गोंडवाना लैंड। तो टैथिस सागर में क्या हुआ कि ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में भी ये देख रहे हो कि ये क्या बनने वाला है, मालूम है? कोई बता सकता है ये क्या बन जाएगा? साउथ अमेरिका बन जाएगा। अच्छा ये क्या बनने जा रहा है, कोई बता सकता है? अफ्रीका। और ये क्या बनेगा? क्या यही इंडिया बन जाएगा जुड़ के? और ये एक पार्ट उधर चला जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो गोंडवाना लैंड है, ये अब आगे देखो कि क्या क्या बनने जा रहा है। तो ये आपने सही बताया है। ये देखो साउथ अमेरिका है
और इसी तरीके से ये जो लॉरेशिया था, क्या उसी में से एक नॉर्थ अमेरिका टूटने वाला था? देख लो, ये देखो नॉर्थ अमेरिका लिखा है, तो लॉरेशिया है, और लॉरेशिया में से क्या टूट जाएगा बताइए? लॉरेशिया में से अल्टीमेटली अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका टूट जाएगा, और नॉर्थ अमेरिका टूट के कहाँ चला जाएगा? ये देख लीजिए, ये मतलब ये इधर चला जाएगा नॉर्थ अमेरिका। एक मिनट, ये देखो अब क्लियर दिख रहा है ना? ये नॉर्थ अमेरिका इधर चला जाएगा, साउथ अमेरिका उसके नीचे चला जाएगा, अफ्रीका यहाँ जुड़ जाएगा, और ये क्या है पढ़ने में? इंडिया यहाँ जुड़ जाएगा, और ये क्या है बताओ? ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहीं रह जाएगा, और ये टेथिस सागर है। पूरी बात समझ में आ गई? बोलो। एशिया और यूरोप, इनमें भी थोड़ा चेंज आएगा, ये रोटेट कर जाएंगे, तो ये यूरोप इधर चला जाएगा और एशिया इधर आ जाएगा। मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट टूटती हैं, देयर इज ए मूवमेंट, तो ये चीज़ होती है। हाँ, इंडिया, ये जितनी भी सारी लैंड है, क्या ये गोंडवाना लैंड है? पहले दो टेक्टोनिक प्लेट थी, तो एक टेक्टोनिक प्लेट लॉरेशिया थी, वो कितने टुकड़ों में टूटी? क्या 2 पीसेस? और गोंडवाना लैंड कितने पीसेस में टूटी? 1 2 3 4 5 पीसेस। देखो 5 है, 1 2 3 4 5, और वो 2 पीस में टूट गई। इस तरीके से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बने वो बन गए। समझ में आई बात? ना टेक्टोनिक प्लेट में ये यहाँ आके जुड़ेगी, दैट इज एशिया में, इस जगह पे। ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेट का और कोई नाम नहीं है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनका कोई अलग से नाम नहीं है, बट वो इस तरीके से जुड़ जाएगी। नाउ ये तो बात हो गई कि जस्ट होल्ड, गोंडवाना लैंड। सो लेट अस सी कि हाउ इंडिया इज फाउंड। नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे, और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के 2 भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई, और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही, और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ।
दोस्तों भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों इस थियरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग। अच्छा, तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि हाउ इट इज़ फॉर्म। अच्छा, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, तो इफ आपको कहीं दिक्कत होती है तो बता देना हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ओके, नाउ द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ, दैट इज इंडिया किसका पार्ट था? वॉज ए पार्ट। ये किसका पार्ट था बताइए? इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स क्या क्या थे उसमें? गोंडवाना लैंड, हाँ, इंक्लूड्स दैट इज इंडिया तो था ही, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और एक और चीज़ थी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी होना चाहिए, बट लिखा नहीं है आपके में, बुक में तो नहीं होगा, वीडियो में तो सब, हाँ, एंड अंटार्कटिका, क्योंकि दो ही लैंड तो थी, एक लॉरेशिया थी और एक गोंडवाना लैंड, और वो भी पता नहीं उसका शुरुआती नाम क्या बताया था उसने। एक और भी कोई बड़ी लैंड का सिंगल टेक्टोनिक प्लेट का भी उसने नाम बताया था, अंटार्कटिका। तो क्या बताया था? वो तो तैतीस सागर, जब वो प्लेट टूटी है तो बीच में जो पानी भरा है उसको तैतीस सागर कहा गया, ठीक है। एंड इट इज सिंगल लैंड मास, सो इट इज गोंडवाना लैंड इंक्लूज, एंड इट वाज ए सिंगल लैंड मास, इट वाज अ सिंगल लैंड मास, और ये टूट गई। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से गोंडवाना लैंड क्रश इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, वो कितने टुकड़ों में टूटी, ठीक है। दैट इज ये गोंडवाना लैंड क्रश। गोंडवाना लैंड क्यों टूटी? बहुत सारी जो समुद्र में करंट दौड़ती पानी की धाराएं, जल धाराएं, उनको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। गोंडवाना लैंड क्रश, क्रश का मतलब टूटना, इनटू ए नंबर ऑफ लैंड ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब है समुद्री जल धाराएं, जो समुद्र में एक दिशा से दूसरी तरफ बहती रहती है, उनकी एक ही दिशा होती है। कन्वेंशनल करंट्स की वजह से समुद्री जल धाराएं वो टूट गई। और क्या आगे लिखा गया है? एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैज मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्थ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्थ। जब दो चीज़ों की टक्कर होती है, विस्फोट होता है, तो जानते हैं क्या होता है? एक चीज़ लेफ्ट में भागती है तो एक राइट में नहीं भागती है, बोलो। तो एक उधर भागी जो साउथ अमेरिका वाली है, और एक इधर भागी, ऐसा होगा कि नहीं? और अफ्रीका बीच ही में रह गया। मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो इन ये जो इंडियन प्लेट थी, टेक्टोनिक प्लेट, वो क्या हुई? सो इंडियन प्लेट
गेट सेपरेटेड या अवे होती गई फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन प्लेट। शुरू में दोनों नॉर्थ की ओर भागी, लेकिन फिर ये और अलग हो गई एंड ये कोलाइडेड विथ, किससे टक्कर हो गई? कोलाइडेड का मतलब जानते हो? संघट्ट। कोलाइडेड यानी टक्कर। कोलाइडेड विथ यूरेशियन प्लेट। यूरेशिया पहले एक ही नाम था। तो जो यूरोप और एशिया जब एक ही कॉन्टिनेंट में है तो उनको अलग अलग यूरोप और एशिया क्यों कहा गया, बताओ बताइए। क्योंकि उनके बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन है, वो उनको पूरा अलग करता है। एक बहुत बड़ा माउंट है, वो पूरे यूरोप और एशिया के बीच में फैला हुआ है। सो दैट माउंट सेपरेट्स यूरोप विथ फ्रॉम एशिया। ओके, वो सैटेलाइट से भी दिखता है। द माउंटेन विच सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। उसको यूरल कहते हैं। दैट माउंटेन इज कॉल्ड यूरल माउंटेन, जो कहाँ से कहाँ तक है जरा देख लो आप, पूरे में फैला हुआ, एक तरफ यूरोप और एक तरफ ये। तो इस तरीके से जो यूरल माउंटेन है इट सेपरेट्स, ठीक है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है पर्वत की। दैट इज यूरल माउंटेन विच सेपरेट्स। तो यहाँ पर अलग अलग दिखाया गया है कि यूरल माउंटेन कैसा है, बट इट इज़ ए माउंटेन विच सेपरेट्स देम। इस तरीके से माउंटेन है। इसके एक तरफ है यूरोप, यूरल माउंटेन है, URAL, यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन वो क्या करता है, वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। अच्छा आप देखिए, तो ये क्या हुआ, विथ यूरेशियन प्लेट एंड ए कन्वर्जेंट, जो भी है फॉल्ट इज डेवलप्ड, प्लेट एंड कन्वर्जेंट। जब टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर होती है तो क्या होता है, तो कन्वर्जेंट फोल्डिंग होगी कि नहीं, क्रिएटेड एज माउंट हिमालयन, जो उससे क्या बन गया, हिमालय एंड इंडिया हैज टेकन बर्थ। ये 200 करोड़ साल पहले हुआ। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो द इंडिया मूव्ड टू यूरेशिया थ्रू टैथिस सागर। जिस सागर से मूव की, आजकल तो क्या है, इंडियन ओशन न जाने कौन कौन से हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, आर्कटिक ओशन, लेकिन पहले टैथिस सागर था। सो इंडिया मूव्ड टू, कहाँ पे मूव की, यूरेशिया थ्रू टैथिस सागर। ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैथिस सी से मूव करके आई। अब देखिए ये, सो इट इज एक्यूमुलेटेड इन जियो syncline known as Tethys were folded to form Himalayas because it was the Tethys Sea। तो Tethys Sea पानी को वो चीरते हुए आई, Tethys Sea was folded और फिर उसको पार करते हुए हिमालय बन गया। इस तरीके से जो हिमालयन अपलिफ्ट है ऑफ द आउट ऑफ Tethys Sea, ये क्या चीज़ है, यही हमारा एक तरीके का पेनिनसुलर प्लेट्यू है, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। व्हाट डज इट मीन बाय बेसिन? बेसिन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज बेसिन? नाउ लेट अस सी कि बेसिन क्या होता है।
ओके तो it is the formation of large basin area from which water flows into river। बेसिन का क्या मतलब है? हिमालय क्या एक बेसिन है? क्या उसमें से पानी बह के रिवर बनाता है? बताओ। सो ये जो फोल्ड है दैट इज, इसको टैथिस फोल्ड क्या कहा गया? टैथिस वाज फोल्ड। सो हिमालयन फोल्ड, हिमालयन फोल्ड, दैट इज टैथिस फोल्ड। एम आई ऑडिबल? आवाज आ? अच्छा, तो हिमालयन फोल्ड को दूसरा क्या कहा गया? इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन इज, बेसिन क्या है? इज ए हाई एल्टीट्यूड रीजन थ्रू विच वाटर फ्लोज फ्रॉम रिवर एंड फॉल्स इनटू सी। जिसमें से पानी निकले, रिवर बनाए। तो क्या हिमालय के नीचे का जितना क्षेत्र है वो सब तराई क्षेत्र है जिसको बेसिन कहते हैं? क्या आप ये कहेंगे उत्तराखंड और ये सब नेपाल ये सब तराई क्षेत्र है, वहाँ पानी बहता रहता है क्या? घर घर से पानी निकलता है, रिवर का पानी। वही पानी है, उसे लोग अपने अपने घरों से भी मोड़ लेते हैं। तो इट इज़ ए हाई एल्टीट्यूड रीजन, ठीक है। ऐसे मतलब एक रिवर का सा एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उनके घर में से एक बहुत, जैसे बहुत बड़ा ट्यूबवेल बह रहा हो, उसमें पानी बहता रहता है, उसी से निकाल के पीते हैं, नहाते धोते हैं। तो वो है, आप देखो लद्दाख में जाके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा, हर घर में पानी बह रहा है उसी एक रिवर से, जो नुब्रा वैली है, नुब्रा नदी से पानी घर घर में पहुंचा दिया है। उनको कभी साल भर पानी बहता रहता है और कभी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो इस तरीके से छोटे छोटे उसके वो ले लेते हैं, कट कर लेते हैं नदी में। तो इस तरीके से, ठीक है, थ्रू विच रिवर कम्स आउट। अच्छा, उसमें से जब रिवर कम्स आउट होंगी तो अब डाउन साइड ऑफ हिमालय, जैसे ये हिमालय है, तो हिमालय को जो डाउन साइड है उसे क्या कहेंगे? क्या बेसिन है ये? रिवर्स कम्स आउट थ्रू आउट ईयर, क्योंकि ये तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, गीला रहता है, तो इसको बेसिन कहते हैं। क्योंकि फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली रिवर्स कम्स आउट, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर। जैसे अब ये है गंगा है, तो हिमाद्री, जहाँ से गंगा निकलती है हिमाद्री है, या कहीं पर भी ऐसे सबके ओरिजिन है। यमुना है तो यमुनाद्री, जहाँ से निकल रही हैं वो सब कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों के नीचे से ही तो नदी बनती है, वो सारा पानी ऊपर से नीचे गिरता है, फिर नदी बनती है। तो इसलिए उसको बेसिन कहते हैं। बेसिन इज़ दैट पोर्शन जो जहाँ से रिवर्स निकलती हैं, ठीक है कि नहीं? सो इसलिए ये बात कही गई, एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इनटू रिवर। बेसिन को क्या कहते हैं? जहाँ से पानी रिवर में आए उसे क्या कहते हैं बताओ? तो कहाँ से आएगा पानी बताइए? क्या वहीं से नहीं आता है? उत्तराखंड से नहीं आएगा क्या? ऋषिकेश से, हरिद्वार से नहीं आएगा क्या? सो ये थ्रू विच वाटर कम्स आउट, सो हाई एल्टीट्यूड थ्रू विच वाटर कम्स आउट एंड फॉर्म रिवर। और क्या बना दे बताओ? रिवर एंड फॉर्म रिवर। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हैं? क्या नेपाल है? नेपाल पहाड़ों के आंचल में बसा है, पहाड़ों की तराई पे बसा है, तो यहाँ पे नेपाल बसा होगा कि नहीं? यहाँ पे उत्तराखंड बसा होगा कि नहीं? तो क्या वो सब बेसिन नहीं हुए? वहीं से तो रिवर निकलेंगी। तो ये सारी चीज़ हैं। जबकि प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू में उठा हुआ पार्ट होता है, तो तिब्बत एक प्लेट्यू है। इट इज़ द रेज्ड पोर्शन विच इज़ फ्लैट, तो इसको कहेंगे पठार। सो प्लेट्यू 1000 मीटर या उससे ऊंचा उठा।
उसमें कुछ भी ज़्यादा उगता नहीं है, वहाँ पानी बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं उगता ज़्यादा, पूरे तिब्बत में कुछ नहीं उगता है। अब देखो कि ये तो बात हो गई इंडिया बना कैसे, और ये लार्ज बेसिन है। ये कैसा बेसिन है, क्या यहाँ जो फ्लो होने वाली रिवर हैं वो सीजनल है कि एनुअल है? गंगा नदी साल भर बहती कि बीच बीच में सूख भी जाती है? नहीं सूखती, भर बहती रहती है। ये जो कावेरी हो गई, ये जो साउथ की नदियां हैं, ये बारिश के पानी से भरती हैं, ये सूख जाती हैं। तो क्योंकि साउथ में तो कोई माउंटेन है नहीं, तो वहाँ पर क्या है कि ये ऐसे बीच बीच में पहाड़ियाँ सी बनी हैं, और जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। तो ये क्या होती है, ये सीजनल रिवर है। तो कावेरी ऐसी नदी है, कृष्णा, गोदावरी, ये सब ऐसी नदियां हैं क्या? बोलो, क्या बोल रहे हो अनुराग? सर जो गंगा रिवर है ना वो उसकी हाइट कम हो जाती है। वो अलग बात है, बट पानी बहता रहता है क्योंकि हिमालय से आता रहता है, मेल्ट होती रहती है बर्फ, उस पर तो आइस, एक बहुत ज़्यादा आइस है, तो ये वो आइस के पिघलने से बन रहा है, तो वो एनुअल रिवर है। और जबकि ये सब रिवर्स हैं जो साउथ की हैं, तो जो साउथ की रिवर हैं वो कैसी बताइए, क्या वो सीजनल है? तो वो सीजनल है, तो कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और ये सब हैं। और जबकि ब्रह्मपुत्र हुई, तो गंगा हुई, वो सब कैसी हुई? हाँ, पुत्र, गंगा और यमुना, सतलुज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब उसमें से निकलती हैं। अब देखो ये तो हमने, हाँ आपने कहा था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट हमेशा बढ़ती रहती है। हाँ, वैसे ना एक साल में ना माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी बढ़ जाती है होगी? एक साल में बहुत थोड़ी बढ़ती है। इट इज़ नॉट कि अभी 8,448 मीटर है, 8,484 मीटर है, तो थोड़ी 1 मीटर बढ़ती होगी बस। 10,000 से ऊपर कोई माउंटेन जा नहीं सकता है, उससे ज़्यादा मिट्टी की कैपेसिटी नहीं होती है बियर करने की। तो तब भी ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, इसमें भी जो कैलाश है वो हाईएस्ट है, माउंटेनियस रेंज। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है। हिमालयन रेंज में जो सबसे हाईएस्ट माउंट है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये ना सोचो कि सारे माउंट, पूरी हिमालय को माउंट एवरेस्ट कहते हैं। हिमालय क्या क्या बताओ? सर एक ओशन के नीचे भी है। हाँ, ओशन के नीचे सी बेड में हो सकता है, बट जैसे अर्थ के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल रीजन है उनमें ये है। अच्छा, इतनी सारी बात आपको पता चल गई है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं लैंड में? द हिमालय पाया जाता है, नर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं, और क्या क्या पाया जाता है? इसके पास बहुत अच्छी टोपोग्राफी। व्हाट डज इट मीन बाय टोपोग्राफी? अगर आपसे कोई पूछे इंडिया की टोपोग्राफी बताओ, तो कह दो कि इसके वेस्ट में थार डेजर्ट है, इसके नॉर्थ में हिमालय है। देखो टोपोग्राफी लिखा है, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि इसकी टोपोग्राफी बताओ। ये सब अभी अभी बनी है। थार डेजर्ट बहुत पुराना नहीं है, 33 सागर से जब ये गोंडवाना लैंड जुड़ी तो उसके बाद ये बनी। थार डेजर्ट है हमारे पास। और इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि ईस्ट में जाओ तो सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा का मतलब समझते हो कि जब इंडिया, समझ गए ना, कि ये यहाँ पर कभी भी ये चीज़ है। जब एक नदी समुद्र पे आने से पहले ट्रायंगल शेप बना लेती है। ये चीज़ सही आप बता रही हैं। तो ये चीज़, ये इंडिया है, तो जब ये यहाँ पे मिलता है, पानी यहाँ गिरेगा, ऐसे गिरेगा जगह जगह से, तो ये जब ये नदियाँ यहाँ से आके इस पे गिरेंगी, तो गिरने पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी डिपॉजिट करती है, क्योंकि जो सी है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो रिवर है वो कैसी होती है? निगेटिव। ये दोनों मिल जाती हैं तो इनका जो सिल्ट है वो जमा होके बहुत सारी मिट्टियाँ जमा हो जाएगी। तो जैसे ही रिवर, और फिर
पानी कहाँ से बहने लगेगा बताओ? अगर मिट्टी डिपॉजिट होगी तो पानी को बहने का रास्ता है कुछ? क्या फिर वो जो पानी आ रहा है वो इसके इधर इधर से बहेगा? बोलो। यस सर। इधर आने के बाद क्या वो फिर मिट्टी डिपॉजिट कर देगा यहाँ पे, जैसे ये की थी, मिट्टी फिर छोड़ देगा? अब फिर पानी कहाँ से बहेगा बताओ? क्या इसके बाद फिर यहाँ से बहेगा? बोलो। और ये जो पानी वहाँ से आया है क्या वो भी अपने आगे मिट्टी डिपॉजिट कर देगा? तो ये जो है इट इज़ ऐसे ऐसे डेल्टा बन जाएगा, ये पूरा डेल्टा ऐसे बहुत सारा बड़ा बहुत लंबा डेल्टा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर हम कहेंगे कि सुंदरवन डेल्टा तो वो कैसा दिखने में लगेगा, ज़रा देखें कि डेल्टा इन ज्योग्राफी, यानी आप ये देख लें कि जब पानी जाएगा तो बीच बीच में बहुत सारा ऐसा डेल्टा बनाता हुआ जाएगा, ये ऐसे वो डेल्टा जैसा बनाएगा, बीच में मिट्टी छोड़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता जाएगा, देयर ए लार्ज नंबर ऑफ डेल्टा। अगर और देखना चाहते हैं, ये देखो पानी आगे बढ़ने से पहले फिर उसने ज़मीन बना दी, वहाँ जमीन मिट्टी जमा कर दी, फिर आगे बढ़ा, तो डेल्टा टाइप नहीं लग रहा है सब? तो इस तरीके से जैसे ये पानी आगे बढ़ा यहाँ से, तो यहाँ आ गया, बीच में डेल्टा नहीं बना दिया। तो ऐसे क्या होगा कि व्हेन वाटर मूव्स अहेड देन इट फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ डेल्टा। एक दो डेल्टा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हजारों हजार डेल्टा बनाता है। जब ऐसे देखा जाए तो बीच बीच में देयर आर ए नंबर ऑफ डेल्टाज, जहाँ भी ये गिरेगा ए नंबर ऑफ डेल्टाज आर फॉर्म। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे साउथ में क्या है, क्या डेल्टा है? और वो सुंदरवन डेल्टा है क्या? वहीं पे वाइट टाइगर रहते हैं। ये चीज़ हो गई। अब देखो, इसके अलावा ये सब हमारी टोपोग्राफी है। तो अगर हम अपनी टोपोग्राफी की बात करें तो कौन कौन से हैं? क्या हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स हैं, नदर्न प्लेन्स हैं? नदर्न प्लेन किससे बने हैं बताओ? जो सिल्ट, जो रिवर अपने साथ सिल्ट ला रही हैं माउंटेन से, क्या वही सब डिपॉजिट हो गई हैं? और यूपी बना है, पंजाब बना है, हरियाणा बना है। बोलो, ट्रेन से कभी गए हो यूपी? देखा है कितनी दूर दूर तक प्लेन लगता है, जैसे किसी ने हाथ से सीमेंट से बनाया हो, इतनी दूर तक देखा है? तो वो नदर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसके अलावा हमारे पास ऐसी भी चीज़ है कि पेनिनसुला में प्लेट्यू भी हैं। कहाँ पे प्लेट्यू हैं? मालवा के पठार जानते हो आप लोग कहाँ है कि नहीं जानते? इधर पर, यहाँ पे मालवा के पठार हैं, छोटा नागपुर रीजन, ये प्लेट्यू है, उठा हुआ क्षेत्र है। तो प्लेट्यू अभी हमने आपको बताया कि नहीं, यहाँ पे प्लेट्यू है। सो दैट इज प्लेट्यू। अब हम देखेंगे कि नाउ जस्ट होल्ड, थ्री डी मैप ऑफ इंडिया। जस्ट एक मिनट। तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया की टोपोग्राफी क्या है, जिससे ये देखो कहाँ क्या क्या है, जरा देखो तो। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know. नाउ अब कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएं कि इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है, कि फिर से एक बार ज़रा इसको टूर करें। तो ये देखो,
ये तो हिमालय हो गया, दिस इज पूरा, कितनी दूर दूर तक है हिमालय, ये हम नॉर्थ में अभी, दिस इज टॉप मोस्ट। ओके, तो ये टॉप मोस्ट पोर्शन है। अब देखो ये हिमालय है। ओके, अब हिमालय से नीचे आए तो ये कौन सा रीजन है? क्या ये तराई क्षेत्र है? तराई क्षेत्र को हमने क्या बोला था इंग्लिश में? क्या, जहाँ पर वो उत्तराखंड है, ये सब अभी हम देख लेंगे इंग्लिश में क्या नाम है। और ठीक है, बेसिन, बेसिन बोला था। ये सब उठा हुआ पोर्शन है, उठा उठा देख रहे हो, फिर से देखो इसको, तो ये प्लेट्यू है, ये श्रीलंका, ये जरा देखो, ये उठा हुआ पोर्शन है, ये भी, ये दिस इज क्या है कि वेस्टर्न कोस्टल लाइन में प्लेट्यू है, बहुत बड़ा, ये भी थोड़ा थोड़ा उठा उठा है, बीच में उठा, श्रीलंका, श्रीलंका है ना। तो आप ये देखो, श्रीलंका से भी पहले देखो, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो भी काफ़ी उठी हुई है, ये देखो उठी उठी दिख रही है। तो इसमें बीच में पानी भर जाता है, और क्या उसमें सीजनल रिवर बहती हैं, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, क्या ये सब नदियाँ इसमें बहती हैं? ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंडिया में, और ये मालवा के पठार हैं। सो दैट वी हैव सीन कि हाउ इज द टोपोग्राफी, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ just have a visit on India's 3D map, ये इंडिया का 3D मैप है। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, ये उठा हुआ पोर्शन है, ये उठा हुआ पोर्शन है, दिख रहा है, ये उठा उठा पोर्शन है, यहाँ उठा उठा पोर्शन है, लेकिन कहीं प्लेनर भी लग रहा है क्या? देखो नदन प्लेन दिख रहे हैं, जहाँ बिल्कुल प्लेन हो, ये बिल्कुल प्लेन दिख रहा है क्या, जैसे सीमेंटेड हो, बिल्कुल प्लेन, और ये उठा उठा पोर्शन है, तो ये प्लेट्यू है, बिल्कुल वही मैप है। ऐसे श्रीलंका में भी यहाँ उठा दिखाया था ना पहले। तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से जो अरब सागर से मानसून आते हैं वो इधर तो पानी बरसा देते हैं बॉम्बे में, इसके पीछे नहीं बरसा पाते हैं, वो रेन शेडो रीजन है, क्योंकि सारे पानी यहाँ पर जाते हैं। हिमालय देखो कितना उठा हुआ है, 8000 मीटर हायर है ग्राउंड से, और ये प्लेनर रीजन देखो कितना प्लेन है। बिहार थोड़ा लो रीजन में पड़ता है, इसलिए वहाँ हमेशा बाढ़ आ जाती है। ये पूरा रीजन ऐसा है, ये हिमालय है। सो इंडिया की जो एक तरीके की गार्ड है, कौन गार्डिंग करता है इंडिया की? हिमालय एक नेचुरल गार्ड है क्या, जो दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। तो इस तरीके से अब हमें वी आर फैमिलियर विद इंडिया। अब हम आगे की बात करते हैं कि कौन कौन सी हमारे रिलीफ पैटर्न हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रा हम देखें। पहला मैंने बताया कि क्या हिमालयन माउंटेन है, और दूसरा क्या है, नदर्न प्लेन्स। सो देयर आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स क्या क्या हैं, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स। फिजियोग्राफिक भी कह सकते हो, टोपोग्राफिक भी कह सकते हो, रिलीफ पैटर्न भी कह सकते हो, ठीक है, डिवीज़न्स, कुछ भी बोलो, लोग कई नामों से जानते हैं। तो पहला क्या है, द ग्रेट हिमालयाज, पहला है द हिमालयन माउंटेन्स। दूसरी चीज़ क्या है, क्या नदर्न प्लेन्स अभी देखा था आपने कितना प्लेन था, प्लेन्स, तो नदर्न प्लेन्स हैं। तीसरी चीज़ क्या है, प्लेट्यू, मालवा के पठार। जो उठी हुई चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो उतने उठे हुए ना हो, ऊपर से फ्लैट हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं कि नहीं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो हमारा साउथ इंडिया है वो प्लेट क्या होता है? हैं, सर डेल्टा क्या होता है?
डेल्टा एक तरीके का ग्रीक वर्ड है ये डेल्टा। अल्फा, जैसे अल्फा एक अल्फा होता है, इसे कहते हैं अल्फा, और इसे कहते हैं बीटा, ये ग्रीक वर्ड है। तो जो ये मिट्टी का आकार बना, क्या ये ग्रीक के एक लेटर की तरह बना जो डेल्टा है? ये ग्रीक में डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जैसे हम लोगों में ABCD होती है, तो ग्रीक वाले बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे बोलते हैं। उनका ये लेटर अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, तो उस आकार की तरह दिखता है, इसीलिए इसे डेल्टा कहते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, सो पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये कह देना कि ये पार्ट थोड़ा उठा है, क्या यही पेनिनसुलर प्लेट्यू है? अभी देखा था कि नहीं? उठा हुआ है। अच्छा, इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है ये तो मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। ये पोर्शन कौन सा है? इंडियन डेजर्ट है क्या? क्या यहीं पर थार डेजर्ट है? तो ये हिमालय हो गया, और नीचे क्या है? ये क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू है? क्या वही पेनिनसुला बना रहा है, तभी इसका नाम दिया गया पेनिनसुलर प्लेट्यू? बोलो, यही तो 3 और समुद्र से घिरा है। अच्छा, अब ये और भी, ये मालवा का प्लेट्यू भी है, मालवा के पठार यहाँ है, जरूरत पड़ेगी बुक में आएगा तो बता देंगे। अब देखो हिमालय कहाँ है? क्या आप ये जानते हैं हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, शिवालिक और कौन कौन सी हैं? बीच वाली बुक में दी गई हैं, तो वो पढ़ लो। यानी 3 हैं, देयर आर 3 लेयर्स। तो सबसे नीचे दिए शिवालिक है, और ऊपर में क्या दिए अभी हम देख के बता देंगे, ठीक है? हिमाद्री है, लिखा भी होगा। तो 3 लेयर्स ऑफ पहाड़ हैं, एक पहाड़ और फिर उसके बाद दूसरा पहाड़ का रीजन, और एक तीसरा है पहाड़ का रीजन। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। एक पहाड़ से दुश्मन आएगा, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ेगा, फिर तीसरे पे। सबसे नीचे वाली को शिवालिक कहा गया है। उसके बीच वाली को कोई बता सकता है क्या? हम देख, कौन सी? हाँ हाँ, क्या बता रहे हो? वो देख के हम बताएंगे, अभी ऐसे नहीं है। अच्छे नाम है, बहुत फेमस नाम है। तो ये हो गया हिमालय। सो 3 रेंजेस हैं हिमालय में, ठीक है? तो दैट वी विल सी 3 ranges of Himalaya. So let us see. The Himalayas consist of 3 parallel ranges. Ah. The Greater Himalayas, known as the Yes. There are 3 parallel ranges of, कौन कौन सी हैं? एक तो कराकोरम रेंज है, और एक इंदूज रेंज है, और तीसरी कौन सी है? ग्रेटर हिमालयन रेंज। 3 अलग अलग रेंजेस हैं। यानी अगर हम देखें तो सबसे ऊपर कौन सी हैं? कराकोरम। तो कराकोरम है, और फिर दूसरी कौन सी थी? इंडस। हाँ, इंडस। और तीसरी ग्रेटर हिमालय रेंज, उसी में ही शिवालिक है। तो 3 रेंज इसमें बना दो, 3 पैरेलल रेंजेस हैं। पहली क्या है? कराकोरम। दूसरी कौन सी है? इंडस, ठीक है। और तीसरी है ग्रेटर हिमालयाज। उसी में एक शिवालिक है, जो यहाँ पे पड़ती है वो शिवालिक है। यानी आपको ये वाली शिवालिक मिल जाएगी। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ें बताओ? इंडियन डेजर्ट बता दिया। कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे होंगे? क्या जो कोस्टल रीजन है, बीच में प्लेट्यू है, ये कोस्टल प्लेन है क्या यहाँ पे? कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्टल प्लेन्स हैं। कोस्टल
या जहाँ पर ये कोस्ट है, ये भी है कोस्टल प्लेन्स। और क्या क्या चीज़ें हैं? आइलैंड भी है क्या इंडिया में कहीं पे? आइलैंड कहाँ पे हैं? ये सब है, ठीक है। सो ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये दो तरीके की रेंजेस हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे सबसे पहले हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन टोटल कितना इसका रेंज है बताओ? हिमालय माउंटेन की टोटल लेंथ कितनी है? गंगा कितनी लंबी है? गंगा ब्रह्मपुत्र तो इससे निकलने वाली बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र तो चाइना को भी जाती है। तो ये जो हिमालयन रेंज है, तो इसमें ये हिमालयन रेंज में यहाँ देखो, ये टोटल यहाँ से ये रेंज है, तो ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। और क्या बता रहा है? विड्थ कितनी है? 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ये 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते पतली हो गई क्या? तब ये कितनी रह गई? क्या 150 रह गई सिर्फ किलोमीटर? ऐसे हो गई। अच्छा, द एल्टीट्यूड वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं पर ये 6000 की हाइट है और कहीं कहीं पे 8000 की भी हाइट है क्या? सो एल्टीट्यूड वेरिएशन। अब इसके बाद कहते हैं कि दो तरीके के हिमालय हैं। 400 किलोमीटर क्या है? इसकी विड्थ, जो तीन अलग अलग वैलीज हैं, एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, माउंटेनियस रेंज, और तीसरी पहाड़ी, बीच में वैली भी है, तो ये चीज़ कितनी है? 400 किलोमीटर जो शुरू हुई पहाड़ी, ये विड्थ जितने में हिमालय है, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई 400। समझ में आई कि नहीं? और ये चीज़ क्या है? 2000, हाँ ठीक है, 400 लिखा है क्या? 2400। और ये चीज़ आगे पतली होके कितनी हो गई? 150 मीटर हो गई है। और इसमें ये कह रहे हैं कि 3 पैरेलल रेंजेस, ओके किलोमीटर, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है? द क्या वो पतली हो गई, बस एक पतली हो गई, यहाँ से धीरे धीरे पतली हो गई। यानी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा थिकनेस कहाँ पर है हिमालयन रेंज की, और सबसे कम थिकनेस कहाँ है, वो चीज़ आप देख लें तो पता चल जाएगा कि ये पतली होती चली जा रही है। ओके, सो दैट इज़ हिमालयन रेंज। आके चल के ये थोड़ी सी पतली होती चली जा रही, यहाँ मोटी है और यहाँ पे क्या हो गई? क्या पतली नहीं हो गई? समझ में आई बात? तो उसी तरीके से बताया गया। फिर आगे कहते हैं 3 पैरेलल रेंजेस है, वो हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी हैं। एक तो सबसे बाहर वाली एक कराकोरम है, फिर इंदस है, फिर अंदर वाली ग्रेट हिमालयाज हैं। ओके, ग्रेट द नदर्न मोस्ट रेंज और ग्रेट हिमालयाज, उसको हिमाद्री भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंदर वाली को, ग्रेट हिमालयाज को इसको कहते हैं हिमाद्री। इट इज कॉल्ड हिमाद्री एंड इट इज द मोस्ट। बाकी बीच में इंदुस है, इसको ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं। इसके एक पोर्शन को शिवालिक रेंज कहते हैं, वो थोड़ी दूर तक है। रेंज का मतलब जहाँ लगातार पहाड़ हों, फिर बीच में पहाड़ ना हो, थोड़ा सा ऐसे गैप हो, तब फिर रेंज टूट जाती है। रेंज का मतलब लगातार एक पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, 4 पहाड़, तब रेंज हो। शिवालिक समझ में आई? कराकोरम सबसे ऊपर क्या है बताओ? कराकोरम रेंज। उसके नीचे क्या है? कराकोरम लिखा था कि नहीं? ये क्या है? कराकोरम। कराकोरम रेंज पे ही हमारी लड़ाई होती है चाइना से। ये सारे तो हमारे अंडर में है, कराकोरम में ही सब जो भी है, गलवान घाटी, ये सब कराकोरम रेंज में है। ठीक है,
तो अंदर वाली में एक शिवालिक रेंज है जो इधर पर पड़ती है, हरिद्वार और ये सब जाते हो तो शिवालिक पहाड़ दिखते हैं, रेंज आपको समझ में आई बात। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है वैसे? 848। देखो ये तो हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी तो होंगी, तो एवरेज हाइट क्या है? तो ये ठीक है, आपने बता दिया माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट, लेकिन ये तो सबसे हाईएस्ट है, बट एवरेज हाइट कितनी है अगर सभी पहाड़ों की हाइट मिला ली जाए? 8,000। नहीं, 6,000 किलोमीटर। सबसे हाईएस्ट कोई आपने स्कूल के बच्चे का एवरेज हाइट मानो क्या? जो सबसे लंबा लड़का है वह या सबसे लंबी लड़की वही क्लास की हाइट हुई क्या? कि सबकी हाइट जोड़ के फिर उसमें उतने बच्चों से डिवाइड करोगे तब आती है एवरेज हाइट। बोलो। एवरेज हाइट का मतलब है जैसे तुम्हारे किसी भी क्लास के बच्चे की हाइट 6 मीटर है, किसी की 5 मीटर है, किसी की 4 मीटर है, किसी की 5.5 मीटर, सबको जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दो। तो अगर 4 पहाड़ हैं, सबकी हाइट जोड़ो और चारों से डिवाइड करो, जितने हैं 5 हो जाएं तो 5 से डिवाइड करो। जैसे तुम्हारे किसी में 80 मार्क्स हैं, किसी में 50 मार्क्स हैं, किसी में 90 हैं, और सोशल स्टडीज़ में 87 है और मैथ्स में 92 है, तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करते हो कि नहीं? एवरेज मार्क्स नहीं आती परसेंटेज। अब देखो, तो वही चीज़ एवरेज निकाले जाते हैं कि कितना। अब यहाँ पे देखो, क्या इसमें सब कुछ आपको दिख रहा है? क्या इसमें डेक्कन प्लेट्यू कहीं पढ़ पा रहे हो? अच्छा, इसमें कृष्णा नदी कहाँ है? ये देखो डेक्कन प्लेट्यू, ये उठा हुआ रीजन है। कितना उठा है जरा इसके कलर से देखो, 600 मीटर सी से उठा है। और ये अगर 1200 से ज़्यादा उठा है तो ये ब्राउन कर देना। क्या ये सब ब्राउन है? और जो 0 से 300 है वो बिल्कुल हल्का है। क्या ये सब हल्का रीजन है? 0 से 300 है लेनर रीजन। और जो थोड़ा सा और डार्क है, बोलो, 0 से 300 है, देख लो, हल्का कलर है। हल्का कलर नहीं है, ये सब हल्का कलर है। बुक खोलो तो मालूम चल जाए। और 600 से 1200 जो थोड़ा सा डार्क हो, तो थोड़ा और डार्क, इसमें बीच में थोड़ा डार्कर बना है, वो ज़्यादा ऊंचे है, दिख रहा है? थोड़ा डार्क डार्क, तो वो 600 से 1200 है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर भी सतपुड़ा रेंज है, पहाड़ियाँ मिल जाएंगी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा में भी कोई देवी जी हैं, वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। विंध्या, तो विंध्या चल जाते हैं कि नहीं सतपुड़ा रेंज के आसपास? तो विंध्य रेंज है। यहाँ पे मालवा प्लेट्यू बताया गया है। मालवा प्लेट्यू कहाँ है जरा चेक करो, उसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, वैसे ये पूरा फैला हुआ है, ये छोटा नागपुर है, यहाँ सबसे गर्मी पड़ती है, छोटा नागपुर। अच्छा, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यमुना और गंगा पैरेलल बहती हैं, तो यमुना आगे चल के क्या ये गंगा में मिल जा रही है? सीधा समुद्र में नहीं गिरती, चेक करो, ठीक है? और इस तरीके से घाघरा और गंडक भी आगे चलकर गंगा में मिल रही क्या? घाघरा और गंडक, सो ये यमुना गंगा ये सब है, आगे चल के मिल जा रही है। और कोसी भी इसमें मिल जा रही क्या? और ये आगे चल के ये सब किसमें गिर जा रही क्या? बे ऑफ बंगाल में। और वहीं पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, जो बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है, बहुत बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं जंगली। तो आपने देखा घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सब गंगा की एक तरीके की उप नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी, जो गंगा में मिल जाती हैं। इसके अलावा चंबल नदी भी है, चंबल रिवर है। तो एक ये है, ये चंबल रिवर है, वो इधर चली जाती है। बाकी यहाँ पर पंज आब, आब का मतलब नदियाँ, 5 नदियों से जो मिले उसे कहते हैं पंज आब।
तो पंजाब के नाम से कौन कौन सी नदियाँ बनी हैं? इंडस रिवर, वो बीच वाली वैली से निकलती हैं। इंडस, झेलम, रावी, सतलुज और एक और है ताप्ती। तो 5 नदियाँ हैं। तो इन 5 नदियों से जो बना हुआ प्रदेश है, क्या उसे पंजाब कहते हैं, जो बहुत हरा भरा है? अच्छा, इसके अलावा नीचे कौन सी हैं? कृष्णा, और कौन सी है बताओ? क्या कावेरी, जिसके लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में बहुत दिनों तक जल विवाद रहा है। तो एक ये है गोदावरी, ये देखो गोदावरी, और महानदी। ठीक है, तो सभी नदियों को हमें जानना चाहिए, यही पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि गिर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं। गिर में भी एक पहाड़ी है क्या? बहुत छोटी सी पहाड़ी। भाई अब गिर है तो एबव है तो पहाड़ी है ना, वहीं तो शेर पाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन किसका वहाँ माही रिवर भी आपके नाम से रिवर है। ये देखो गिर रेंज के में क्या शेर पाए जाते हैं बताओ? हाँ, तो उसी का अमिताभ बच्चन प्रचार करता है कि गिर रेंज में आओ, वहाँ शेर हैं उनको, और वहाँ ओपनली जीप चलती है। तो उसमें आदमी रहता है और वो एक परिचित रहता है शेर का। शेर आपके ऊपर आके बैठ जाएगा, फ़ोटो खींचो, वो जानता है ड्राइवर को। तो वहाँ पर इस तरीके से ओपन सेंचुरी वो चीज़ें हैं। और ये देखो ये क्या है? अरावली रेंज है जोधपुर में, जिस वजह से बारिश नहीं हो पाती है। सारी बारिश जो है जोधपुर के उधर पाली में हो जाती है, यही अरावली की वजह से गड़बड़ होती है यहाँ पे। जो अरब सागर के मानसून है वो यहाँ पे टकरा गया और हम जोधपुर में रह गए। पानी बरस गया पाली में, वहाँ सब हरा भरा है, वहीं से सब्जियाँ आ रही हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम मानसून को तरस रहे हैं। तो अरावली रेंज ने हमारा पानी रोक दिया है, क्या करेंगे? क्या क्या बोलो? ये डार्क है ना, ये 1200 से ऊपर है, ये पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। क्या बोलो? हाँ 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 हाँ, लाइन है तो माउंटेनियस रेंज है, माउंटेन, लगातार पड़ने वाली पहाड़ी, टूटे ना पहाड़, एक पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, उसको कहते हैं रेंज। जैसे शिवालिक रेंज है ना, लगातार ये शिवालिक रेंज, यहाँ तक एक पहाड़ी है, फिर उसके बाद छूट गई जगह तो कहते हैं अब ये रेंज खत्म हो गई, अब दूसरी शुरू हो गई। पहाड़ी लगातार रहेगी तो रेंज रहेगी। समझ में आ गई बात? एक पहाड़ फिर दूसरा पहाड़। तो एक ये गिर रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्या रेंज है। ऐसे यहाँ पे कौन से पहाड़ हैं? कभी ऊटी जाओ तो रास्ते में मिलेंगे, अरावली रेंज मिलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे कौन सी रेंज है बताओ? ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो इन ओके, स्क्रीन ठीक की जाएगी, स्क्रीन हाँ ठीक है। देखो तो ये ईस्टर्न घाट हैं। इन पहाड़ियों से जो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है? क्या यहाँ बह के जाएगा ईस्ट में? क्या वो ईस्ट में जाएगा? तो क्या ये ईस्टर्न घाट है? और क्या ये यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं? तो क्या ये वेस्टर्न घाट है? बताओ। ये भी पहाड़ियाँ हैं कि नहीं? बहुत बड़े माउंटेन रेंज है, कराकोरम रेंज। जरा देखिए तो, अक्षर दिख रहे हैं? कराकोरम रेंज लिखा है। करा, ये कोंकणा, क्या लिखा है? कोंकण रीजन, कोंकण घाट्स, इसको लिखा है कोंकण घाट। तो ये कोंकण घाट है या वेस्टर्न घाट्स? तो 2 घाट्स क्या क्या दिखाए गए बताइए? यानी एक घाट दिखाया गया इसमें ईस्टर्न घाट और दूसरा दिखाया गया वेस्टर्न घाट। कभी मालाबार की तरफ से गए हो? इतना थ्रिलिंग है। एक आपकी जो मालाबार कोस्ट या कोंकण रेंज, कोंकण रेलवे से गए हो? मज़ा आ जाएगा जाने में, सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये कोंकण रेंज है, कोंकण। वहाँ ऐसे कभी समुद्र में जाएगी, कभी गुफाओं में जाएगी आपकी ट्रेन, ऐसा लगेगा जैसे टूरिस्ट प्लेस से ले जा रही है।
कोंकण रेंज बहुत सालों में बन के तैयार हो पाई है वो गाड़ी, तो कोंकण रेंज है, ठीक है। सो अब जरा ये वेस्टर्न घाट देखो, ये वेस्टर्न घाट है, और ये कौन से घाट है यहाँ पे, ईस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट, ये चीज हो गई। अच्छा, मालाबार कोस्ट जानते हो क्या? ये जो बम्बई से शुरू होकर ये केरला तक जाता है, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, मालाबार हिल में ही सभी अभिनेताओं के और एक्ट्रेसेस के घर हैं। अच्छा, तो ये तो बात हमने आपको बता दी कि इंडिया का कैसा टोपोग्राफी है, और हाइट के बारे में हमने आपको बताया, लगभग सभी के। अब देखो, सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय, तो कुछ माउंट एवरेस्ट इन सब के नाम पढ़ लेना। 8848 कितना है, 8848, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, दो याद रखना, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, इन्हीं में से आएगा। वैसे तो अन्नपूर्णा है, फिर नंगा पर्वत है, धौलागिरी है, हाँ, नंदा देवी है, ये सब हिमालय में। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, किस रेंज में, तो इतना याद रखना। हाइट तो ना याद रखना, लेकिन पूछ ले नंदा देवी कहाँ है, और कोई पूछ ले नंदा देवी बताओ कहाँ पे है, कि क्या वो इधर पर अरावली रेंज में है कि हिमालय में, तो ये याद रखना, हिमालय में बोलना। पूछ लेगा कि सतपुड़ा रेंज में नंदा देवी की, यहाँ, तो ये जो हिमालय रेंज के हैं ये उनके पर्वतों के नाम है, देख लो। तो ये सब नाम पूछे जाए इनमें से, तो हिमालय रेंज में लिखना, ठीक है। बाकी कह रहा है द रेंज लाइंग इन साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द रगेड माउंटेन सिस्टम, हिमाचल या लेसर हिमालय। जब हम हिमालय में ऊपर जाते हैं तो बहुत हाई हिमालय, 3 रेंजेस हैं, एक बहुत ऊंचे पहाड़, और फिर क्या उससे छोटे पहाड़, और फिर क्या उससे छोटे पहाड़। तो सबसे बड़ी हाइट किसकी है, ये जो पीछे वाले हैं ये 6000 मीटर ऊंचे हैं, ये जो हैं ये 5000 मीटर ऊंचे हैं, और सबसे नीचे वाले तो कह रहा है 3700 से 4500 तक हैं, जिसको कहते हैं लोअर हिमालय। समझ में आई बात? लोअर हिमालय का मतलब देखो लिखा है 3500 से 400, ये सबसे नीचे के हैं। इसमें सिर्फ रॉक्स हैं, इसमें पहाड़ हैं, बर्फ़ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जैसे पंजाल, पीर पंजाल रेंज हो गया, धौलाधर रेंज हो गया, या महाभारत रेंजेस आ गया, ये नीचे वाले हैं। और इन्हीं की फेमस वैली जो पहाड़ों के नीचे होती, क्या उसको वैली कहते हैं, घाटी, वो बहुत सुंदर जगह होती है पहाड़ों के नीचे की, तराई का क्षेत्र, दैट इज़ बेसिन। क्या कश्मीर भी एक वैली में पड़ता है? कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सब पहाड़ के निचले हिस्से में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश पूरा वैली है क्या, और वो हिल स्टेशन है। अच्छा, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड। शिवालिक देख लो, तो शिवालिक ये है, इट इज़ आउटर, इसके बाद पहाड़ ख़त्म हो गया, ये आउटर है। सदर्न मोस्ट भी बोल सकते हो ये कि ये सबसे बाहरी पहाड़। तो ये कौन सी रेंज है, पढ़ने में आ रहा है? शिवालिक लिखा है, सो इट इज शिवालिक रेंज। अच्छा, इसकी विड्थ कितनी है? टोटल विड्थ तो 400 थी, लेकिन शिवालिक की कितनी है ये भी तो बताओ। 10 to 15 भाई 400 की टोटल है, तो इससे तो छोटी ही होगा, पतला ही होगा। अच्छा, इसकी हाइट, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना, पूरे हिमालय का एल्टीट्यूड 6000 था, और ये सबसे नीचे वाली है और सबसे कम हाइट वाली है, इसको लोअर हिमालय भी कहा गया है। तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 9000 से 1100। तो इस वाले की एवरेज हाइट 6000, इस वाले की एवरेज हाइट 5000, लेकिन इसमें भी जो इधर का शिवालिक है वो और भी छोटा, ये शिवालिक है, तो उसकी एवरेज हाइट दी गई है। खैर इतना सब कुछ तो ज़्यादा
हमें पढ़ना नहीं है, बट शिवालिक के बारे में आपको बता दिया। अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा जो शिवालिक के नीचे पड़ते हैं वो कौन कौन सी वैली पड़ती हैं? शिवालिक के नीचे क्या देहरादून पड़ता है, कोल्टी दून पड़ता है, पाल्टी दून, यानी ये दून्स हैं। ड्यून्स का मतलब क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। यानी अगर मान लो दो वैली हैं और उनके बीच में, डून का क्या मतलब है ये तो बताओ। जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ है और इसके बीच में शहर बसा हो तो उसको क्या दून कहेंगे? इसके बीच में घर बने हो तो क्या कहेंगे? दून। भाई एक पहाड़ है कि ये पहाड़ खत्म हुआ तो यहाँ घर बना लिए, वो चीज़ तो हमने कह दिया बेसिन, इसको क्या कहते हैं? और ये लॉन्गिट्यूडनल वैली, दो पहाड़ों के बीच बीच की खाली जगह में ही बस गए लोग, उसको क्या कहेंगे? तीन रेंजेस हैं कि नहीं? तो मिडिल रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में लोग जाके बस गए, क्या उसको क्या कहेंगे? दून। बताइए। तो क्या ऐसे दून में देहरादून आता है? क्या पाल्टी दून आता है? पाटली दून बोलो। तो इस वैली को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली, लेंथ वाइज है। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region. These divisions have demarked by river valleys. जिनसे रिवर निकलती हो ऐसी भी वैलीज होंगी। कई ऐसी जगह है वहाँ से रिवर ही नहीं निकल रही है, लेकिन कई वैली में जहाँ पहाड़ ख़त्म होगा वहाँ से नदी तो निकलेगी, तो वहाँ रिवर वैलीज बन गई। तो कई ऐसी जगह जैसे इंदस, सतलज, सिंधु नदी। इंदुस सतलज का मतलब क्या है? सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता। इंदुस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो है, जैसे हड़प्पा है, सतलुज, तो ये सब इंदुस सिविलाइजेशन है, बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन। तो पंजाब उन्हीं सब से बना है, इंदुस और सतलुज जिसकी मेन रिवर हैं। अब जरा देखो, काली और तीस्ता कहाँ से निकलती है? कुमाऊँ हिमालय। तो कुमाऊँ हिमालय यानी उत्तरांचल से निकलती हैं। तो ऐसे नेपाल की हिमालय में भी, नेपाल में भी तीस्ता नदी है। नेपाल में कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी। फिर दिहांग रिवर्स, ये सब हैं असम से निकलती हैं, और ब्रह्मपुत्र भी वहीं असम से निकलती है। तो असम के जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? ब्रह्मपुत्र। हाँ, और बियॉन्ड द, तो वो चाइना ब्रह्मपुत्र पे डैम बना रहा है, और वो एक दिन वो सोचता है कि डैम खोल देंगे तो आधा भारत में बाढ़ आ जाएगी, तो वो इस चक्कर में है। तो इंडिया उसका काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र में इतना पानी है, हाँ, तो वो ऐसा कर रहा है। अब ज़रा देखिए, जो चीज़ क्या होती है कि यही हिमालय अगर ईस्ट में चले जाएं तो क्या उसको पूर्वांचल कहते हैं? क्या हिमालय के तलहटी में, जहाँ पर, जिसे मैं बेसिन कह रहा हूँ, उसको हिमालय का आंचल कहते हैं? क्या उसी के नाम पे हिमाचल प्रदेश बना है क्या? हिमाचल, हिम के आंचल में जो रह रहा हो, यानी हिम ऊपर है और उससे ढका हुआ, उससे शैडो हो करके सूर्य आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। तो जानते हो ना, HP। तो हिम के आंचल में, ऐसे ही पूर्वांचल भी है। अगर आप बिहार के और आगे निकल गए तो वो सब कौन सा रीजन पड़ गया? क्या वो ईस्ट हो गया? तो क्या उसे पूर्वांचल कहेंगे? और हिमाचल को क्या उत्तरांचल कहेंगे? बताइए भाई। जो उत्तर में उसको उत्तरांचल कहो, जो पूर्व में पूर्वांचल कहो। तो लोग बिहार वाले कहते हैं हम तो भाई पूर्वांचली हैं, ऐसा बोलते भी तो हैं। सो रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एंड कंपोज्ड ऑफ, वहाँ पर ज़्यादा आपको पहाड़ पर सैंड स्टोन ही मिलेंगे, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, और वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो हिमालय के बारे में पूरी बात समझ में आई आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं? बताइए। अच्छा, अब इसके बारे में जो बाकी चीज़ें हैं, नदर्न प्लेन और इन सब के बारे में हम आपको कल बता देंगे। ओके? क्या? हाँ, देख लो ये ना, ठीक है।
ये यस सर। ठीक है, नोट कर।